हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं जी 2022 वाले। ये 27 मार्च 2022 में शिफ्ट थर्ड जो वाला जो है वो पेपर है। हमारी 8वीं क्लास है। हम ऑलरेडी 7 क्लास यानी 700 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने वापस से काउंट करके देखा 2022 के आई थिंक मैं बार बार 30 पेपर बोल रही थी बट 24 पेपर हैं जी। ओके, सो 24 पेपर और फिर कुछ एक पेपर हम 2019 के भी देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मिला के 2500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ये क्वेश्चंस में से कुछ भी रिपीट होता है, ऐसा कुछ आसपास का कॉन्सेप्ट आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, एकदम से आपको आंसर आना चाहिए। ओके, मैं फास्ट फास्ट बोलूंगी। अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो कम कर लो, किसी को कम लग रही है तो आप ज्यादा कर सकते हो। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जैसे ही पीवाईक्यूज कंप्लीट कर दूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, एंड उसके साथ साथ आपकी थियरी क्लासेस जो है वो डाल दूंगी। 10 से 15 ही क्लासेस में निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत ज्यादा चीजें ना हो जिनको आप रिवाइज ना कर पाओ। जैसे ईएमआरएस के लिए हमने 15 क्लासेस रखी थी। 14 में हमारा क्या था, सारा का सारा थियोरेटिकल पोर्शन था और 15th क्लास में 1100 प्लस क्वेश्चंस थे। सेम ये जितनी भी क्लासेस होंगी टोटल, जिनमें 2500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, उनको कंपाइल करके भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी ताकि कंपाइल्ड वीडियो आप एक जगह पे देख पाओ। ठीक है जी। ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने 8वीं क्लास से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थियरी। बहुत सारे क्वेश्चंस पियाजे वाइगोट्स्की से भर भर के आए हुए हैं, जो आपको ये दोनों थियरी तो बहुत ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, सो वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी का एलिमेंट नहीं है। तो देखो, सोशियो कल्चरल है तो सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज, ये तो रहेगा। बचा क्या, एक ऑप्शन बचा, स्टीरियोटाइप। दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाइगोट्स्की की थियरी। ओके, ये वैसे तो किसी थियरी का एलिमेंट नहीं है। स्टीरियोटाइप जब आप चीजों को करते हो यानी एक चीज रूढ़िवादी तरीके से आगे बढ़ती हुई आ रही है। Which of the following is the set of tools or actions that help a learner successfully complete a task within zone of proximal development? So ZPD वाइगोट्स्की ही करते हैं इसकी बात। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन पियाजे के कॉन्सेप्ट हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग का जो वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। आंसर इसका स्कैफोल्डिंग रहेगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जोन होता है जहां पे आप थोड़ी सी जब हेल्प कर देते हो बच्चे की तो वो अपना काम कर पाता है। ठीक है, सो धीरे धीरे वो हेल्प आप हटा लेते हो, तो ये जो हेल्प आप दे रहे हो दैट इज स्कैफोल्डिंग। ओके, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है, लर्निंग डोमेन का, कोग्निटिव डोमेन का, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन। डिस्कर्सिव, नॉन डिस्कर्सिव दो चीजें होंगी। डिस्कर्सिव में आप जो है, नॉन डिस्कर्सिव में आप जेस्चर्स से रिलेट करते हो, चीजें जेस्चर्स से बता रहे हो, और जो डिस्कर्सिव होगा उसमें उल्टा रहेगा। तो जब आप जेस्चर्स यूज कर रहे हो यानी आप मूवमेंट यूज कर रहे हो, हैंड की मूवमेंट जरूर मिलेगी उसमें, तो साइकोमोटर डोमेन से ये रिलेट करेगा। ठीक है जी। सो नॉन लिंग्विस्टिक क्यूज की बात करता है नॉन डिस्कर्सिव, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जेस्चर हो गए, पोस्चर, कोई पर्टिकुलर पोस्चर में आप कई बार होता है ना, आप ऐसे दोस्त को ऐसे करके खड़े हो जाते हो कि ये क्या। ओके, सो यू आर कन्वेइंग सम मीनिंग थ्रू दैट। सो दूसरा क्या रहेगा, डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में स्पोकन या रिटन वर्ड्स नजर आएंगे। ओके, सो ये क्या है जी, नॉन डिस्कर्सिव के एग्जांपल्स हैं। बॉडी मूवमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जेस्चर्स इंक्लूडेड हैं, तो साइकोमोटर डोमेन जो है उसके अंडर आ जाएगा। A child is shown two beakers with equal amount of water. Then the liquid of one beaker is poured in a narrow, tall glass. The child thinks that now the two utensils have different amount of liquid. They are not equal. So which principle is mentioned? तो ये कौन सा principle है जो मैं बताती हूँ ना, एक ग्लास पानी है, एक ग्लास पानी को आपने एक बाल्टी में डाल दिया और दूसरा जो है वो किस में है, ग्लास में ही है। सो बच्चे को क्या लगेगा, ठीक है, बच्चे को लगेगा कि बाल्टी वाला पानी ज्यादा है या ग्लास वाला वो वट एवर, तो वो वॉल्यूम एरिया वो वाला कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है। सो ये जो चीज है ये कौन सा है, ये आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म। ओके, सो कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन है, कंजर्वेटिज्म का। और ये कंजर्वेटिज्म कब आता है, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है।
According to Vygotsky, which of the following is an important primary source of cognitive development? चाहे कोई भी डेवलपमेंट हो, जब प्राइमरी सोर्स की बात आ रही है तो फैमिली ही सबसे पहले आएगी, पेरेंट्स आएंगे, सो वो प्राइमरी केयर गिवर वाली चीज आएगी. पीयर, सिबलिंग, स्कूल, ये थोड़ा सा सेकेंडरी में चले जाएंगे. सिबलिंग ऑलरेडी फैमिली में ही आ भी जाएंगे, अगर वो था ना कि रियल सिबलिंग्स हैं, तो अगर कजिन है तो वो फिर आपके सेकेंडरी सोर्स में आ जाएंगे. ओके. Which one of the following is not amongst the four basic units of cognition? Cognition की 4 बेसिक यूनिट होती हैं, उनमें से वैल्यूज, सिंबल, कॉन्सेप्ट और स्कीमा. वैल्यू नहीं है जी, ठीक है. सो कॉन्सेप्ट, सिंबल, स्कीमा और रूल. ओके. सो ये 4 बेसिक यूनिट है, ये चारों आपको पता होनी चाहिए. पता चले अगले में पूछ लें कौन सी है और फिर उसमें से रूल या कोई और ऑप्शन दे दिया जाए आपको. ओके. During which stage of cognitive development the child is able to overcome his egocentric way of thinking? So वो egocentric way को overcome कर पा रहा है. egocentric thought किस में आ रहा है? प्री ऑपरेशनल में आ रहा है, तो overcome obvious सी बात है उससे अगली स्टेज में कर पाएगा. ओके. तो आंसर आपका concrete operational stage हो जाएगा. Which of the following is not an element of cognitive learning? Cognitive learning का element नहीं है. Perception, understanding, thinking, conceiving. So answer आपका क्या हो जाएगा जी? Perception हो जाएगा. Perception जो है वो इसका particular element नहीं है, क्योंकि परसेप्शन में आप क्या कर रहे हो? देखो, कोग्निटिव लर्निंग में कोग्निटिव प्रोसेसेस की बात होगी. परसेप्शन यूजुअली होता है ना कि परसेप्शन को हम हिंदी में प्रत्यक्ष बोल देते हैं कई बार. प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या, तो सेंसरी चीजों से रिलेटेड है कि आपको कैसे वो इंफॉर्मेशन मिली है. ओके. जब आप उस चीज को समझते हो, सोचते हो, कंसीव करते हो, तो जो दिमाग में चीजें हो रही है ना, वो प्रोसेसेस कोग्निटिव लर्निंग के एलिमेंट में आएंगे. ओके. सो आंसर आपका परसेप्शन हो गया. Verbs such as infer, relate, extract, paraphrase are used under which element of cognitive learning? So कौन सी चीजें हैं? जब आप infer यानी इन्फरेंस निकालते हो, अनुमान लगाते हो, तो किसी चीज के ऊपर ही लगाते हो, किसी बेस के ऊपर लगाते हो कि भाई ये बेसिस है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए. ओके. यानी आप समझदारी वाली बात कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, उस चीज को रिलेट करना चाह रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कोई एक पैराग्राफ है उसको दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हो, पैराफ्रेजिंग. ओके. सो आंसर आपका क्या आ जाएगा जी? अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, समझना उस चीज को. ओके. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखो भर भर के आपको पियाजे से क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे पेपरों में हैं ये क्वेश्चंस. ओके. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड एंगेजेस इन सिंबॉलिक प्ले? तो सिंबॉलिक प्ले का कौन सी स्टेज में आता है? सिंबॉलिक प्ले, देन आपका ईगोसेंट्रिक थॉट, ये सारे के सारे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं जी. ओके. During which stage of cognitive development the child is unable to follow the rule of conservatism? मैंने आपको बोला था कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कब आएगा? कॉन्क्रीट स्टेज में आएगा. दैट मीन्स वो फॉर्मल ऑपरेशनल में भी रहेगा. ठीक है. सो कॉन्क्रीट और इस फॉर्मल तो नहीं आएगा. ठीक है. सो अनेबल टू फॉलो, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में फॉलो नहीं कर पाता. सेंसरी मोटर तो बहुत अर्ली स्टेज हो गई. सो कंजर्वेटिज्म का जो रूल है वो यहां पे बच्चा फॉलो नहीं कर पाता है. तो आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा. Imagine a student has just mastered basic addition, जोड़ घटा सीखा है उसने. At this point, basic subtraction may enter their dash, meaning that they have the ability to learn subtraction and will likely be able to master it with guidance and support. So accommodation, scaffolding, schema या zone of proximal development. So अब एडिशन तो उसको अच्छे से आ गया है, तो बेसिक सब्ट्रैक्शन उसके जोन में आ जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि थोड़ी सी हेल्प करोगे तो उसको सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो स्कैफोल्डिंग अगर आप उसकी हेल्प करोगे, स्कैफोल्डिंग को हम हेल्प ही बोल रहे हैं टेक्निकली, तो वो उस जोन में आ गया जी. सो ZPD में एंटर कर गया है बेसिक सब्ट्रैक्शन, अगर उसने बेसिक एडिशन बहुत अच्छे से सीख लिया है तो. During which stage of cognitive development the child becomes egocentric? तो egocentric कौन सा आ जाएगा जी? Pre-operational stage. Okay? Symbolic play, egocentric thought, ये सारे के सारे pre-operational के. Toy age जिसको हम बोलते हैं. ये देखो,
ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी यहाँ पे, डेफरेट इमिटेशन रहेगा 0 से 2 साल में, सेंसेस ही टीचर्स हैं वही सीखेगा, इमिटेटिव बिहेवियर होगा कि इमिटेट करेगा बच्चा, प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक थॉट रहेगा, सिंबॉलिक थॉट रहेंगे। तो ये चीजें, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बहुत बार पूछा जाता है जो फोल्स लॉजिक है एक तरीके से, ठीक है। देन ये गैंग एज हो जाएगी जिसमें रिवर्सिबिलिटी भी आएगी, डिसेंट्रेशन हो जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू होगी धीरे धीरे कॉन्क्रीट ऑपरेशंस के थ्रू, ट्रांजिटिविटी डेवलप होगी, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंजर्वेशन, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, बार बार पूछी गई हैं आपके पेपरों में। सो ये तीनों चीजें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, कंप्लीट जनरलिटी ऑफ थॉट, प्रोपोजिशनल थिंकिंग, ये वही सेम हाइपोथेटिकल, एक स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म भी आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ये चारों स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में आपको छाप लेना है। ओके, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड गोज थ्रू ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, अभी अभी बताया, ये देखो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। इसको फ्लॉड लॉजिक भी बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे वो नहीं कर पा रहा, होता ना कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा। अगर उसको लगा कि कुत्ता एकदम से भौंका और उसी टाइम उसका बलून अगर फूट गया तो उसको लगेगा कुत्ते के भौंकने से बलून फूटा है। ओके, सो वो जो यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा है कि बलून किस लिए फूटा है। ओके, तो वो एक अलग ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना के चल रहा है अपना कि इस वजह से ये हुआ, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है जी। Students of a class actively participate in the classroom discussions and express their opinions. Which of the following domain is active in this scenario? तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास डिस्कशन में, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये कौन से सिनेरियो में आ गया जी, ये अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, सो वो चीज अफेक्टिव रहेगी। देन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन पियाजेस थियोरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, नॉट अ स्टेज, तो कौन सी स्टेज नहीं है, ये तीनों तो हैं, बची कौन सी, लेटेंसी, लेटेंसी किसकी है, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थियोरी जो है उसका पार्ट है लेटेंसी स्टेज। Which psychologist has laid more emphasis on the role of language in cognitive development? तो लैंग्वेज पे फोकस किसने किया है, लैंग्वेज, सोशियो कल्चरल चीजें, लैंग्वेज, ये पियाजे ने, सॉरी ये वाइगोट्स्की ने फोकस किया है जी। ओके, A teacher allots assignments to the students which must be done in a group of 4, चार चार को मिलके assignments दिए गए हैं। Which type of learning has been highlighted in the above statement? So flipped learning है नहीं, traditional है नहीं, blended है नहीं, collaborative है, साथ में मिलके काम करना है। फ्लिप्ड कौन सी होती कि टीचर आपको पहले, मान लो मैं आपको बोलूं कि पहले वीडियो देख लो, फिर ऑफलाइन क्लास लेंगे और उसके अंदर जो है हम डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या दिक्कतें आई, दैट इज फ्लिप्ड लर्निंग या फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, ट्रेडिशनल जो हमेशा से चलता आया है उस तरीके से चॉक एंड बोर्ड वाली चीज, ब्लेंडेड में दो चीजें मिक्स हो जाएंगी, यानी आप आईसीटी का भी यूज कर रहे हो और आप ट्रेडिशनल, यानी फेस टू फेस क्लासरूम वाले उसमें आपने आईसीटी यूज कर दिया, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड अचीव्स रिवर्सिबिलिटी, अभी अभी आया था ऊपर, ठीक है, कि ये मैंने जो पूरा का पूरा एक वो दिया था। सो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका प्री ऑपरेशनल तक रहता है, रिवर्सिबिलिटी आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है जी। An individual attempting to acquire the skill of driving a motor vehicle should know about different parts of the vehicle which are directly involved in the process of driving. तो आप कोई स्किल एक्वायर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए, दिमाग में प्रोसेसेस होंगे तब जाके वो चीज एक्वायर होगी। सो कोग्निटिव स्किल से रिलेटेड आ जाएगा ये जो एस्पेक्ट है, ठीक है। सो कोग्निटिव स्किल को इन्वॉल्व करता है। साइलेंट इनर स्पीच डेवलप्स इन द चाइल्ड एट व्हाट एज, तो साइलेंट इनर स्पीच, पहली बात तो तीन स्पीच की बात की है, वाइगोट्स्की ने की है, 7 साल पे साइलेंट इनर स्पीच आ जाएगी, बच्चा अंदर ही अंदर बात करने लग जाएगा, आपके आपके सामने नहीं करेगा, मन मन में उसके चलता रहेगा कुछ ना कुछ। वाइगोट्स्की ने सोशल एक्सटर्नल स्पीच, जब बच्चा बोल बोल के बात कर रहा होता है, देन ईगोसेंट्रिक स्पीच 3 से 7 साल, और इनर स्पीच या साइलेंट इनर स्पीच ये जो है 7 साल के बाद आती है। ओके, What is the full form of SSA, जो कि 2000 से 2001 में लॉन्च हुआ है। टेक्निकली ये क्वेश्चन गड़बड़ है, तो क्योंकि 2001 से 2002 में हम इसको फिर भी बोल देते हैं। ओके, सो 2000 लिख रखा है इन्होंने। सर्व शिक्षा अभियान है जी इसका आंसर। ओके, आंसर डी हो जाएगा।
A child touches a bonfire and heat burns his hand. तो next time he approaches the bonfire, he will not touch it. तो ये किस तरीके की नॉलेज है, ये सिनेरियो जो है किस तरीके की नॉलेज को दर्शा रहा है? एक्सप्लिसिट नॉलेज, इंपेरिकल नॉलेज, प्रायर नॉलेज और टैसिट नॉलेज. सो एक्सपीरियंस की बात हो रही है जी, उसने सीखी है, वो चीज करके देखा है, जला है उसका हाथ, तो अब वो नहीं जाएगा उधर. सो इंपेरिकल नॉलेज आपका आंसर हो जाएगा. इंपेरिकल वर्ड जो है वो आप एक्सपीरियंस से रिलेट करके चलिएगा. ये देख लो, एक्सप्लिसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज, एम्पेरिकल. एक प्रायोरी और पोस्टीरियोरी नॉलेज भी होता है. ठीक है, प्रायोरी मतलब पहले वाली चीजों के बेसिस पे. ठीक है, एक एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है इसमें. पोस्टीरियरी जो है वो एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर चलेगी, जो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इनके ऊपर रिलाय करेगी. ओके, और ये लैटिन वर्ड से ही आए हैं. एक का मतलब फ्रॉम द अर्लियर रहेगा और पोस्टेरियरी नॉलेज जो है फ्रॉम द लेटर, यानी एक्सपीरियंस के बाद जो आपको समझ आया, जो आपने पहले से सीख रखा था उस बेसिस पे नॉलेज है, तो प्रायोरी नॉलेज हो जाएगी. ओके, 2+2, ये 42 नहीं आएगा भाई. 2+2 इज इक्वल टू 4, 2+2 इक्वल्स टू 4, 2+2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये सेम ही बात है, मैथमेटिकल ट्रूथ है ये. ओके, अच्छा, ये टैसिट नॉलेज पर्सनल डीपली डीपली नॉलेज होगी, ये थोड़ी सी डीपर लेवल पे. ठीक है, फैक्ट्स वगैरह से ऑपोजिट. और तो मूड वो वाली चीज है ना कि इट इंक्लूड्स नोइंग, जैसे हाउ टू राइड अ बाइक, स्पीक अ लैंग्वेज, तो वो इंटरनली आ जाती है आपके अंदर, इंट्रिंसिक हो जाती है कि अगर आपने एक बार बाइक सीख ली तो अब वो याद रहेगी आपको. ठीक है, सो डीपली इनग्रेन्ड रहेगी ये चीज जो टैसिट नॉलेज होगी. एक्सप्लिसिट, जिसको इजीली आर्टिकुलेट किया जा सके, फॉर्मल वे में शेयर किया जा सके, जो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो, वो आपकी मतलब बाहरी तौर पे जो दिख रही हो, वो एक्सप्लिसिट नॉलेज रहेगी. ओके, Which of the following is not a characteristic of patriarchy? Patriarchy कौन सी कैरेक्टर पैट्रियार्की होती है? जब मैन जो है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं. सो मैन डिसीजन मेकर हो, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो, इनहेरिटेंस इज ओनली मेंट फॉर फीमेल, नहीं मेल. ठीक है, वुमेन आर बिलीव टू वीकर, तो वुमेन को वीक माना जाए, मैन जो है वो डोमिनेट करे. इनहेरिटेंस इज ओनली मेंट फॉर मेल, नॉट फीमेल. तो आंसर डी आपका गलत हो जाएगा, और वही हमसे पूछा था. ओके, Which of the following can't be termed as a cause of marginalization? तो किसको आप marginalization का कारण नहीं कह सकते? Marginalization मतलब आपको साइड करा जा रहा है, आपको पेरिफेरी पे लाया जा रहा है, मार्जिन्स पे लाया जा रहा है. तो गरीबी की वजह से आप मार्जिन पे आ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ सकते हो, एक्सक्लूजन की वजह से आ सकते हो, लेकिन इंक्लूजन की वजह से कभी आप मार्जिनलाइज नहीं होंगे. इंक्लूजन की वजह से तो आप पेरिफेरी से अंदर की तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ. Which of the following is a learned behavior or an acquired identity? Patriarchy, matriarchy, biological age और gender. So gender है जी learned behavior. ठीक है, कि आपको 2-3 साल से ये आपको दिखता है, बताया जाता है कि आप लड़की हो ये करोगे, लड़के हो ये करोगे, ऐसे खेलोगे, टाइप वाली चीजें. सो जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, अभी ऊपर भी आया था, वाइगोट्स्की ने दी हैं. ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है जी, गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि 200 वो है 200 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है, तो स्पीड बहुत मैटर करेगी, स्पीड और एक्यूरेसी. तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, जितना मैं कराऊं वो उतना दिमाग में बिल्कुल छाप लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए ये 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करते हुए. बाकी 100 आपने संभाल लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ. Brainstorming, structuring, and hypothesizing and learning objectives are some of the elements involved in these. are आएगा ये, are learning objectives are नहीं, ठीक है, hypothesizing. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्ट्रक्चरिंग, हाइपोथेसाइजिंग, ये कौन से उसमें इन्वॉल्व है एज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में, प्रॉब्लम बेस्ड में, कोऑपरेटिव लर्निंग में. जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, किसी चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच रहेगा जी आपका, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो. Which of the following strategy is not useful to deliver a lesson plan to a child who has hearing impairment? तो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है या सुनाई कम दे रहा है, तो साइन लैंग्वेज यूज कर लोगे आप. ठीक है, एक्टिविटी दिखा दोगे उसको, रीडिंग आर्टिकल, बुक विद इलिस्ट्रेशन. सो
पिक्चर्स दिखा दिखा के आप रीड कर रहे हो, चीजों को, बुक को दिखा रहे हो। बट ब्रेल जो है वो हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए यूज नहीं होती है। ब्रेल जो है वो ब्लाइंड पर्सन के केस में यूज होती है जी, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, या विजुअली इंपेयर्ड में हम नहीं यूज करते हैं ब्रेल, बट स्टिल विजुअली इंपेयर्ड का जो कोर्स होता है बीएड का एमएड का, उसमें ब्रेल सिखाई जाती है, ठीक है। सो विजुअली इंपेयरमेंट हो, ब्लाइंड हो, तो वो सारे के सारे में ब्रेल आप यूज करेंगे, ना कि हियरिंग इंपेयरमेंट में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग हर लेसन प्लान ऑन एनवायरमेंट, टीचर पूछ रही है कि व्हाट दे थिंक व्हेन दे कम टू स्कूल। आपने क्या देखा अपने आसपास? टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है? टीचर एक्सप्लिसिट नॉलेज चेक कर रही है, प्रायर नॉलेज चेक कर रही है, टैसिट नॉलेज चेक कर रही है, या पोस्ट नॉलेज चेक कर रही है? तो पोस्ट तो नहीं होगा क्योंकि टीचर ने अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो पहले ही पूछना चाह रही है कुछ। सो प्रायर नॉलेज चेक कर रही है जी, जो हम बोलते हैं ना बीएड के टाइम पे या डीएलएड कभी भी आपने इंटर्नशिप की होगी तो हम बोलते हैं कि पहले से बच्चे को कितना पता है। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी बोलते हैं कई बार, पीके टेस्टिंग शॉर्ट में। सो वो प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना चाह रही है टीचर, दैट मीन्स प्रायर नॉलेज चेक हो रही है आपकी। What do you mean by pilot testing in curriculum development? जब आप curriculum को develop करते हो तो pilot testing का क्या मतलब है? It includes aims and objectives of the program, short-term effort design for the program, then है आपका detailed research of the program या blueprint of the program. So pilot testing के दौरान already blueprint बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आपको एक छोटे स्कूल पे, छोटे एरिया पे, एक पर्टिकुलर कुछ मतलब होता है ना शॉर्ट टर्म या बिल्कुल छोटे लेवल पे वो चीज करके देखनी है, ओके, टेस्ट करके देखनी है, तो आंसर आपका बी रहेगा जी। विच टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर्ड एफिशिएंटली? अभी अभी ऊपर बताया था मैंने कि जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है वो फॉर्मल वे में डॉक्यूमेंट की जा सकती है, आर्टिकुलेट कर सकते हो उसको और उसको शेयर कर सकते हो, ओके। Which process allows the children with special needs to enter into a certain standard classroom after they show the ability to keep up with the rest of their peers. So ये क्या दिखा रहा है कि जो children with special needs हैं वो एक certain standard में आ गए हैं after they show the ability, यानी वो साथ साथ चल रहे हैं आप सबके। तो ये क्या शो कर रहा है कि कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं? हम इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, ट्रेडिशनल या मेन स्ट्रीम। सो हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं जी। कुछ बच्चा जो है वो नॉर्मल वाले के साथ साथ चलने की जो कोशिश है और नॉर्मल वाले के साथ बिठाने की जो कोशिश है वो मेन स्ट्रीमिंग में, मतलब मेन स्ट्रीमिंग उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द मोटो ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का मोटो क्या है? सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। सो एजुकेशन फॉर ऑल आपका आंसर हो जाएगा। To which type of knowledge are music and art? म्यूजिक, आर्ट, राइडिंग, जो हमने ड्राइविंग, ये सारी जो चीजें हैं ये टैसिट नॉलेज से रिलेटेड है क्योंकि ये डीपली इनग्रेन्ड होती हैं, ओके। The categorization of children with diverse needs involves sensory dimension या type. Which of the following is not a part of sensory dimension? Sensory dimension का part नहीं है. So physically challenged, visual, hearing ये sensory से related है, ठीक है. But गिफ्टेड, अगर आप गिफ्टेड हैं तो वो जो है वो सेंसरी से रिलेटेड, सेंसरी डायमेंशन से रिलेटेड नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन सिस्टम, ये किस तरीके के पार्ट हैं? ये इनफॉर्मल के, फॉर्मल के, नॉन फॉर्मल के और ट्रेडिशनल के। सो देखो डिस्टेंस लर्निंग उसमें भी बहुत सारी चीजें होती, तो हम तीन चीजें पढ़ते हैं जब आप डेली रेगुलरली स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर पेपर दे रहे हो, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। जो आप घर में रोज अलग अलग लोगों से, पेरेंट्स से चलते चलते जो किसी से भी रैंडमली चीजें सीख रहे हो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग वाले कोर्सेज हैं जिसमें कुछ एक फैसिलिटीज है, कुछ एक चीजें हैं जो फॉर्मल से अलग हैं, लेकिन बट स्टिल आपको एक लास्ट में डिग्री मिल रही है, चीजें हो रही हैं, वो आपके नॉन फॉर्मल में आ जाएंगे जी। ट्रेडिशनल एजुकेशन तो जो पहले से चीजें चली आ रही है उसी तरीके से पढ़ाना, वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का पार्ट होगा। अदरवाइज ये सारी चीजें नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट रहेंगी, ओके। The following methods are a part of which type of education? Visits to museums or to scientific and other fairs and exhibits.
या फिर लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। सो ये मेथड किस टाइप के पार्ट है, नॉन फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, फॉर्मल का या ट्रेडिशनल का। सो आप म्यूजियम जा रहे हो, चीजें देख रहे हो, सीख रहे हो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे हो, पेरेंट्स से सीख रहे हो, आस पड़ोस से किसी से सीख रहे हो, दैट विल बी इनफॉर्मल। ओके, इनफॉर्मल। अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। Which of the following is not an element of curriculum? करिकुलम का एलिमेंट नहीं है। करिकुलम में एम होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहेगा, सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, बट स्कोर्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे वो हमें नहीं पता है। सो गुड स्कोर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ करिकुलम। ओके, और हमारा टारगेट भी नहीं होता है, हमारा टारगेट बच्चे को सिखाना होता है, ना कि अच्छे नंबर लाना। तो नंबरों पे फोकस नहीं है। Which of the following is not a program of सर्व शिक्षा अभियान? तो सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी इसी तरीके से या इसी तरफ काम करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी, ये भी उसी तरफ काम करता है। लोक जुम्बिश भी उसी तरफ काम करता है। एनआईओएस के मटेरियल में आपको मिल जाएगा ये वर्ड। ओके, डिटेल्ड क्लासेस में करवा भी रखा है। सो सेटिंग अप स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंडर नहीं है जी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हम आरटीई एक्ट के अंडर बात करते हैं। आरटीई एक्ट के कौन से सेक्शन में हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज की बात करते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, लॉक जुम्बिश प्रोजेक्ट 1992 में था, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 की बात है। ओके, The class teacher delivers her lesson plan on the topic resources and gives MCQ based question paper to the students to solve. So उन्होंने एक लेसन पढ़ाया है रिसोर्सेज टॉपिक पे और फिर उनको MCQ सोल्व करने को दिए हैं। ये जो टेक्निक है असेसमेंट की, ये किस तरीके की टेक्निक है, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है, कॉन्सेप्ट टेस्ट है, असाइनमेंट है या रिफ्लेक्टिव जर्नल है। सो कोई रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, कोई असाइनमेंट नहीं मिल रहा है बच्चे को। ठीक है, सेल्फ रिपोर्टिंग नहीं बोलेंगे हम इसको कॉन्सेप्ट टेस्ट बोलेंगे। टेस्ट लिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ZPD, zone of proximal development, is the distance between a child's potential to learn and the actual learning that takes place. So psychologist किसका कॉन्सेप्ट है ये, ऑब्वियसली वाइगोट्स्की का है। ठीक है, सो इजी है चीजें, बस स्पीड में आपने सोल्व करनी है। ओके, in order to teach addition at primary level, the teacher will adopt the following techniques. So कौन सी टेक्निक अपनाएगा, वो ब्लैक बोर्ड पे सम सोल्व कर देगा, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लेगा अपनी विसिनिटी में, जो है जैसे चौक ले लिया या डस्टर ले लिया, कोई भी चीज लेके वो एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट को। ओके, आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसर्च अबाउट एडिशन एट होम, कि रिसर्च करो घर पे जाके या एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, या फिर फॉर्मूला रीड करके बता देगा, फॉर्मूला रीड नहीं करेगा, सम भी ऐसे सोल्व नहीं करेगा। बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है जब वो कुछ करके दिखा रहा है, कॉन्क्रीट तरीके से ऑब्जेक्ट्स को जोड़ घटा के दिखा रहा है। ओके, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। Which of the following tools of ICT cannot help in developing literacy? So literacy डेवलप करने के लिए वर्ड प्रोसेस, वेब सर्चिंग, ब्लॉग्स फिर भी ठीक है, बट गेम्स कुछ और सिखा सकते हैं आपको, बट लिटरेसी क्या सिखाएंगे, राइट? सो लिटरेसी को सिखाने में या डेवलप करने में आईसीटी में गेम्स का कोई रोल नहीं रहेगा जी। Interviews and focused group discussions come under which type of assessment technique? So इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको जितना आइडिया है या आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो प्रेजेंट करते हो, यानी आप सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हो। सो ये जो है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स के अंडर आ जाएगा। ओके, डोगरी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है, स्टैटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर आपका आंसर रहेगा। Which of the following is not an advantage of ICT? Technology पे reliance, direct classroom teaching, then teaching is better with audio visual aids और cost effective। तो देखो advantage पूछा है, not an advantage। ठीक है, cost effective अगर है, efficient है, advantage है। teaching better हो रही है audio visual aid के साथ, advantage है। direct classroom teaching भी हो पा रही है, एडवांटेज है। लेकिन टेक्नोलॉजी पे रिलायंस, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, आईसीटी टूल्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई टेक्नोलॉजी पे रिलायंस, ना कि उसका एडवांटेज। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली 22। ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। वो 22 कौन सी हैं और 22 किस सीक्वेंस में ऐड हुई हैं? इट्स लाइक पहले 15 की थी, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी ऐड हुई हैं, वो आपको याद करनी है। ठीक है, कब कौन से अमेंडमेंट के दौरान कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है वो आपको पता हो।
Which psychologist gave the theory of language acquisition device? LAD की बात कौन करता है? आपने सीटेट तो पक्का से दिया होगा हर बच्चे ने जो ये पेपर दे रहा है. सो चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट वालों का. Which psychologist believe that children learn language through operant conditioning? आपको कुछ और भी नहीं पता, operant conditioning देख के स्किनर पे चले जाओ. That's it. ठीक है. Which of the following is not an acoustic or oral input? Is an acoustic and oral input. तो कौन सा रहेगा? Listening skill, speaking skill, writing skill, reading skill. So oral input यानी सुन के कोई चीज आ रही है. So listening skill आपका आंसर रहेगा. ठीक है. Listening skill में receiving और interpreting information रहेगी through hearing, sense of hearing. So आंसर आपका ये oral input का listening जो है वो oral input है कि आपको चीजें मिल रही है सुन के. Okay, which of the following is a free learning management platform that merges classroom content, safe communication, assessment with social media savvy? Okay, students and parents can get quick answers to questions as well as stay current on class assignments and happenings via the student planner and discussion thread. So इनमें से कौन सा free learning management platform है? So बहुत सारे LMS होते हैं, learning management systems होते हैं. So उनमें देखो Zoom नहीं है क्योंकि Zoom पे तो आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी. डुओलिंगो आपने बहुत बार ऐड देखी होगी इसकी कि इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है उसके लिए एक ऐप है. ओके, साइंस 360 से हमें समझ आ रहा है कि समथिंग साइंस से रिलेटेड में भी हो, बट एडमोडो जो है वो एक फ्री लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर ही आएगा जिसमें सारी चीजें हो पा रही हैं. Which of the following is an auxiliary official language? यानी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साइड बाय साइड, अलोंग साइड बोल देते हैं कि ये भी है और ये भी है, दोनों है. सो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सिलरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा. ओके, अलोंग साइड हिंदी इसको यूज किया जाता है. हिंदी हमारी प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी. Which of the following is not a key to experience joyful mathematics? तो मजे से आप मैथ्स करना चाह रहे हो तो कौन सा एक की एक्सपीरियंस नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोट लर्निंग, प्रॉब्लम पोजिंग, सिस्टमेटिक रीजनिंग. साफ पता चल रहा है रोट लर्निंग तो कभी भी सही नहीं हो सकता किसी भी चीज के लिए. ओके, ये ध्यान रखना. तो आंसर आपका बी हो जाएगा. Which of the following is not a characteristic of mathematics? So it involves the conversion of abstract concepts into the concrete form. Its knowledge remains the same in the whole universe, everywhere and every time. Mathematics is an art. Art नहीं है. मैथ्स थोड़ा सा प्रिसीजन, साइंस उस साइड ज्यादा है. मैथमेटिक्स कला नहीं है जी. उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है. आप जो है कन्वर्जन ऑफ आपको एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट फॉर्म में भी चीजें जाती हुई दिखेंगी, तो बट आर्ट नहीं है. ये भी NIOS का एक आपका एक कोर्स है जिसमें ये चीज आपको दिखेगी. Which of the following is not an app for testing, gaming, quizzing? तो कौन सी ऐप नहीं? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, हम हमेशा स्वयं की बात करते हैं जो कि एक मूक है, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए मूक प्लेटफॉर्म है स्वयं, जिसपे आप फ्री में क्लासेस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो. कोर्सेज फ्री में है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए है तो वो चीज के लिए जब आप पेपर देते हो तो आपको फीस भरनी पड़ेगी. सेम जैसे अपने YouTube पे इंकलगेट लर्निंग पे क्लासेस सारी फ्री हैं, बट आपको यही पीपीटीज PDF फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में चाहिए तो वो पेड है. सो बट क्लासेस सारी की सारी एब्सोल्युटली फ्री है. सो सेम स्वयं जैसा ही हाल है अपना भी इंकलगेट लर्निंग का. सो ये कोई टेस्टिंग, गेमिंग या जो है इसके लिए कोई ऐप नहीं है जी. ये पढ़ने के लिए एक ऐप है, कोर्सेज अवेलेबल है इसमें. A teacher teaches a topic in class and asks students to work on an assignment or project using ICT and submit it online. तो देखो टीचर ने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है और फिर ICT की हेल्प से एक असाइनमेंट दिया है. ओके, सो दोनों चीजें हो गई यहाँ पे. सो ये मिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम आपको नजर आएगा, या मिक्स्ड या ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम आपको नजर आएगा. ओके, Piaget believes that children create mental structures in their mind. उनको हम क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे. मतलब हर छोटे बच्चे को भी पता होगा पियाजे का, तो अब ठीक है, तो स्कीमा.
आपको तो पता होना चाहिए, छोटे बच्चे को भले ही ना पता हो, पर छोटे बच्चों के ऊपर ही काम किया है पियाजे ने, आपको पता है ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म? तो जूम, ऑडेसिटी, देन गूगल प्राइमर और आपका कोर्सेरा। तो यहाँ से आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने कि हाँ ये तीनों तो मूक प्लेटफॉर्म है। जूम कोई मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, जूम पे वही अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली चीज है। सो आपको कुछ और ना भी पता तो जूम तो पता है। जूम पे थोड़ी ना कोई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म है ये, नहीं ना। सो आपको एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए कि अच्छा ये तीनों तो पता नहीं है यानी, पर जूम तो फॉर श्योर नहीं है। ओके। The class teacher changes the partners of students in a particular class every month. तो हर महीने क्लास में बैठने के लिए टीचर पार्टनर चेंज कर रहा है। ये किस चीज में इंप्रूव करेगा? उनकी इंट्रापर्सनल, इंट्रा नहीं, इंटर बोलते तो हम मान लेते, सो इंटरपर्सनल या फिर सोशल स्किल्स आएगा भाई, ठीक है। सो इंटर होता है आपस में जब आप बात कर रहे हो, तो दूसरा वर्ड दे दिया इन्होंने, सोशल स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ओके। In the period of social science, teacher makes groups of random students and asks them to role play a scene from the partition of 1947. Students prepare their role play and perform the same. Objective क्या है इस एक्टिविटी का? जब वो एक तरीके से आपको अलग अलग रोल दे दिए और वो प्ले करवा रही हैं, टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटर देखो सेम, यहाँ पे इंटर दे दिया सोशल की जगह। गुड मार्क्स लेके आना समेटिव असेसमेंट में नहीं, उनको एनुअल डे पे अच्छा करने में हेल्प करना नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में गुड मार्क्स लाना नहीं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स या सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं हम। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल सब्जेक्ट इज ऑफर्ड इन द मिडिल स्कूल? मिडिल स्कूल में कोडिंग 6th क्लास के बाद से ही, एनईपी में भी बोली है ये बात, ठीक है। मैंने आई थिंक ईएमआरएस की क्लासेस कराई थी 14, तब भी बोला था आप लोगों को कि डी ट्रिपल एस बी वाले वो ईएमआरएस की 14 क्लासेस देख लेना, बहुत अच्छी क्लासेस थी वो, डीपर लेवल पे थी कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको समझ आ जाएगा। ऑल्दो आपके यहाँ बहुत ऊपरी तौर पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत डीपर पे नहीं है, जो है वो फिर आपसे शायद ना भी हो क्योंकि स्पीड उस टाइम बहुत रहेगी। Okay, so teacher decides to play a game with the students where each of them will pick a piece of paper at random containing a social situation and give their opinion on it. Teacher conducts the activity as follow. सो टीचर ने गेम खिलाने का फैसला लिया है। बच्चे जहां रैंडमली जो है एक पीस ऑफ पेपर पिक करेंगे, एक सोशल सिचुएशन आएगी और वो अपना ओपिनियन देंगे उसके ऊपर। तो ये क्या कर रहा है टीचर? समेटिव असेसमेंट कंडक्ट कर रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहा है, सिर्फ तो नहीं, ओनली, नेवर, नोट, ये वर्ड जरूर देखा करो। सोशल स्किल्स इंप्रूव कर रहा है या फिर साइमुलेशंस टू एनरिच टीचिंग। तो ये क्या कर रहा है जी? आप उसके ऊपर जब आप सोशल लेवल की कोई सिचुएशन है उसके ऊपर जब बोल रहे हो तो सोशल स्किल इंप्रूव हो रही है आपकी। ओके, कि आप उस टॉपिक के बारे में अपना व्यू प्रेजेंट कर रहे हो जो सोसाइटी से रिलेट करता है। टीचर असाइन स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और उनको बोल रहा है कि ड्रॉ बॉडी पिक्चर्स इन ग्रुप विदाउट मच थॉट, कि डोमेस्टिक वायलेंस थीम है और पिक्चर ड्रॉ करो अब, लेकिन ये एक्टिविटी किस किस कैटेगरी में आ जाएगी? ज्यादा सोचना नहीं, आपने सीधा ड्रॉ करने लग जाना है। कोई ड्रामा नहीं हो रहा है जी, कोई स्टेज ड्रामा नहीं हो रहा है, कोई इनविजिबल थिएटर नहीं हो रहा है, इमेज बनाई जा रही है टेक्निकली। आपको इमेज वर्ड से भी रिलेट कर लोगे तो समझ आ जाते हैं, ठीक है। आंसर सी रहेगा। Which of the following is not an aspect of social science? ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो देखो साइकोलॉजी, साइकेट्रिसिटी, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, ये थोड़े से साइंस की साइड ज्यादा है रादर देन सोशल साइंस। ओके, तो ये बात आप याद रखना। एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा, इससे अगली या इसी क्लास में, ध्यान नहीं है मुझे, बट आएगा, जिसमें जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट या साइकेट्रिक वर्ड देके और उससे रिलेट कर रखा है कि वो सोशल साइंस के एस्पेक्ट में है नहीं है, तो वो भी थोड़ा साइंसेस की साइड है। सेम साइकोलॉजी भी थोड़ा सा साइंसेस की साइड होगा, ना कि सोशल साइंस। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी के प्रॉपर सोशल साइंस के एस्पेक्ट में आएंगे। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इस तरीके का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके, वैसे भी आपने जो जनरल चीजें पढ़ी होंगी ना अपने बाकी पेपर के लिए उससे सोल्व हो जाएंगे। बाकी ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने 10th तक पढ़े हैं। इकोलॉजी इसका आंसर रहेगा।
National Curriculum Framework 2005 had advocated 5 basic principles of teaching social science. Which one of the following is not a part of it? So देखो, भले ही इन्होंने सोशल साइंस बोल दिया, हमें क्या देखना है, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। भले ही यहाँ सोशल साइंस की जगह मैथ कर दे, कुछ और कर दे, आप ये देखो कि कौन सी चीज बेटर साउंड कर रही है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हो नॉलेज को, ये भी आया हुआ है। करिकुलम को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एनरिच कर रहे हो, ये बात भी ठीक है। आप लर्निंग को शिफ्ट कर रहे हो रोट लर्निंग की तरफ, नहीं। आप रोट लर्निंग से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग या समझने वाली लर्निंग की तरफ शिफ्ट करते हो, रोट लर्निंग की तरफ शिफ्ट नहीं करते। तो आपसे क्या पूछा था, नॉट अ पार्ट, तो डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ओके। इन माइक्रो टीचिंग साइकिल टीचिंग टेक्स प्लेस फॉर हाउ मेनी टाइम मिनट्स, 6 मिनट आएगा जी। माइक्रो टीचिंग की साइकिल मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता होगी, मैंने ईएमआरएस के टाइम भी करवाई थी, ठीक है। सो माइक्रो टीचिंग की साइकिल में क्या होता है, आप पहले प्लान कर रहे हो। अब आपने घर पे कोई चीज प्लान की है तो उसके लिए तो टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन क्लास में आके आपने पढ़ा के देखा, यानी आपने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, टीचर की तरफ से आपको फीडबैक मिला। फीडबैक मिलने के बाद आपने वापस से प्लान किया कि टीचर ने जो बोला उसके हिसाब से जो कमियां निकाली उस हिसाब से रीप्लान किया, रीटीच किया और आपको रीफीडबैक मिला। ठीक है, तो ये साइकिल है जी। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक प्लानिंग पे आ जाओगे। तो ये चीजें हैं, और ये जो रीप्लान वाली साइकिल है तब तक चलती रहेगी जब तक आप में इंप्रूवमेंट ना हो। 36 मिनट की साइकिल होती है एज पर एनसीईआरटी और इंडियन रूल्स के हिसाब से। सो 6 मिनट की टीचिंग, 6 मिनट आपको फीडबैक मिल रहा है। दोबारा से प्लान करना है तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो हमने 12 मिनट बोल दिया। रीटीचिंग में वापस से 6 मिनट मिले और 6 मिनट तक वापस से आपको फीडबैक मिल रहा है। ओके, प्रॉपर जो एक टॉपिक आप घर से प्लान करके आए हो उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। तो 6 स्टेप्स हैं, बट यहाँ की 6 मिनट आप लगा लो रीप्लानिंग के लिए आपको मिल गई है, तो 12 हो गई यहाँ पे। ओके, तो ये साइकिल आपको पता हो, एलन, DW एलन, ठीक है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, इन्होंने जो है माइक्रो टीचिंग की बात की है, और माइक्रो टीचिंग को इन्होंने स्केल्ड डाउन टीचिंग बोला है। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो मैंने आपको दे दी है। ओके, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है। In order to develop critical thinking in students, the teacher introduces the topic of usage of plastic bag. In which of the following ways can a child develop his critical thinking? So critical thinking develop करने के लिए topic introduce कर दिया, usage of plastic bag. So use करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उस पे, या आपको सेमिनार जो है वो एक अच्छा तरीका है बच्चे के दिमाग में चीजें डालने का या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का। टेक्स्ट बुक रीडिंग, डिबेट या वर्कशॉप। डिबेट, क्योंकि डिबेट में बच्चा खुद सोच रहा है कि मेरे को क्या पॉइंट फेवर में बोलने, क्या अगेंस्ट में बोलने, मैं किस साइड जाऊं, वो डिबेट के लिए सोचेगा ना। सेमिनार में आप डालने की कोशिश कर रहे हो चीजें, इंफॉर्मेशन डाल दोगे, वर्कशॉप में उससे थोड़ी चीजें करवा के देख लोगे, बट ये चीजें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगी। क्रिटिकल थिंकिंग डिबेट से डेवलप होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ योगा? सो योगा में ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग ये आपने पढ़े होंगे, ब्रह्म योग नहीं है जी। डी आंसर आ जाएगा। Students can practice scientific inquiry and higher order thinking by which of the following activity? So physical exercise कर रहे हो, योगा कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, so इसमें कोई साइंटिफिक इंक्वायरी या हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है। गार्डनिंग में फिर भी हम इन ऑप्शंस में से गार्डनिंग एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें आपको कैसे करनी है गार्डनिंग, क्या क्या फूल, कौन से फूल उगाने, कब उगाने, किसको क्या चीज की जरूरत है, तो वो साइंटिफिक इंक्वायरी की प्रैक्टिस आपकी वहां पे हो सकती है। फिर भी Which of the following is not a pedagogical approach to math? मैथ पढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, कोलैबोरेटिव, रिफ्लेक्टिव। बिहेवियरिज्म का और मैथ का लेना देना नहीं है जी, ठीक है। सो बिहेवियरिज्म कोई पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है। जब हम मैथ्स की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म आप मोरल नैतिक शिक्षा की बात करते हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने की बात करते हो जिससे बिहेवियर पे इफेक्ट पड़े, बिहेवियर में चेंजेस आए, उससे जब आप रिलेट करते हो तो वो आ जाएगा उसमें, बट मैथ्स नहीं आएगा बिहेवियरिज्म से रिलेट करता हुआ। Which of the following are part of biotic component? इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। सो वाटर, आपको थोड़ा सा अलग कौन सा लग रहा है, एनिमल ही है ना। वाटर, सॉइल, एयर ये एबायोटिक कंपोनेंट में जाएंगे। एनिमल और प्लांट्स और एनिमल और ह्यूमन बींग्स ये आपके बायोटिक में जाएंगे। ओके, अच्छा प्लांट्स किस में जाएंगे ये बताइएगा कमेंट करके, एबायोटिक है या बायोटिक है?
फोरम थिएटर इज कोऑर्डिनेटेड बाय एन एंकर हु इज कॉल्ड, तो उसको हम जोकर बोलते हैं जी, जो फोरम थिएटर को कोऑर्डिनेट करता है। ओके। ईवीएस इज टॉट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम विच क्लास, कौन सी क्लास से ईवीएस आप पढ़ा रहे हो एक अलग सब्जेक्ट की तरह? थर्ड क्लास से। ओके, थर्ड क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस आएगा, जिसमें सारी की सारी साइंस सोशल साइंस सब मिक्स है, और उसके बाद फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे हम उनको। Which of the following uses the theater to achieve social aim? तो social aim को achieve करने के लिए जिस फॉर्म का, जिस थिएटर का आप यूज करते हो, दैट इज फोरम थिएटर, जो अभी ऊपर आया था। वो उस फोरम थिएटर को कोऑर्डिनेट करने वाला एंकर जोकर कहलाएगा, ब्राजीलियन थिएटर प्रैक्टिशनर ऑगस्टो बॉल ने जो है ये फोरम थिएटर डेवलप किया था। ओके, सो इसमें आप चीजें या सोसाइटी सोशल एम से रिलेटेड कोई कोई चीजें करके दिखाते हो। In order to sensitize students with Swachh Bharat Abhiyan, which of the following method would a teacher adopt? Swachh Bharat Abhiyan है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखोगे, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, रीडिंग द पॉलिसी, या क्लासरूम क्लीनलीनेस? ऑब्वियसली साफ सफाई की बात करोगे, आंसर डी हो जाएगा। In which class does a child identifies basic 3D shapes such as cuboid, cylinder, cone, sphere by their names? तो कौन सी क्लास में 3D शेप बच्चा पहचानने लग जाएगा? सेकेंड क्लास में। ओके, सेकंड, क्योंकि अगर 6 साल का बच्चा पहली क्लास में है तो 7 साल का बच्चा पहचानने लग जाएगा कि अच्छा ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये कौन है, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। ओके, हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? सो टू टीच द सेम थ्रू टेक्स्ट बुक, पढ़ा के, पेरेंट्स को कंप्लेन करके, अगर वो चीजें ठीक से नहीं कर रहे हैं, लंच नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिनिश, तो उनको फाइन लगा के, या गार्डनिंग एक्टिविटीज की एक्सरसाइज करा के। बताइए, तो एक्सरसाइज, गार्डनिंग एक्टिविटी, देखो बाकी तीनों तो ऑप्शन ही अजीब है कि आप उनको टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा दोगे ये चीज कि हेल्दी ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, नहीं। पेरेंट्स को कंप्लेन करना कोई ऑप्शन नहीं है। आप लंच फिनिश नहीं कर रहे तो फाइन देना पड़ेगा, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। बट एटलीस्ट इसमें आप एक्टिविटी तो करवा रहे हो, आप गार्डनिंग की एक्टिविटीज करवाओगे, उससे रिलेटेड बताओगे, फिर आप हेल्दी चीजों से रिलेटेड बताओगे, तो वो हेल्दी हैबिट, ईटिंग हैबिट भी धीरे धीरे डेवलप होंगी। Which of the following state deals with facts and not emotions or feelings? So ये जो है बी से कोई नाम था, ब्रून कुछ करके, उन्होंने दी थी ये थियरी, जो मैं अभी आगे बताऊंगी, इसी क्लास में आएगा एक और क्वेश्चन। ठीक है, सो अडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड, तीन स्टेट होती है इसके अंदर। एक होती है चाइल्ड ईगो स्टेट, एक होती है अडल्ट ईगो स्टेट, और तीसरी होती है पेरेंट ईगो स्टेट। तो इनमें से जो अडल्ट वाली है, अडल्ट ईगो स्टेट है, वो रैशनल वे में काम करती है। ठीक है, सो वो जो है इमोशंस या फीलिंग्स से रिलेट नहीं करती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। What does pertussis बैक्टीरिया कॉज? तो pertussis से क्या होएगा? वूपिंग कफ होएगा। ओके, डेंगू आपका बुखार फीवर वाला है, वायरस से होएगा। चिकन पॉक्स वारसीला, वारिसेला, ठीक है, वीपी वी करके है। और आपका मलेरिया जो है वो आपका प्लाज्मोडियम से होगा। ओके, सो ये है जी चिकन पॉक्स, वारीसेला, वारीसेला की एक वैक्सीन भी लगती है बच्चों में, VZV है ये। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेट करता है। A teacher organizes a game for students called blindfolded, in which one student will be blindfolded and other will give verbal instructions to reach the destination. This game will help. तो किस चीज में हेल्प करेगा? जब एक बच्चा होता ना, एक बच्चा बोल रहा है और आप उस हिसाब से चल रहे हो, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप नहीं हो रही है। ओके, अगेन इंट्रा नहीं होगा, ये स्टूडेंट का डेवलपमेंट तो होगा ही, चलो, बट सोशल स्किल डेवलप होगी यहाँ पे। ओके, ना कि न्यूमेरिकल या कुछ और। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये तो पता होना चाहिए। एडीज से डेंगू होता है। ठीक है, तो दोनों पता होने चाहिए। देखो ये रहा एडीज एजिप्टी, ये डेंगू वायरस या येलो फीवर वायरस, चिकुनगुनिया वायरस, जीका वायरस, इनके लिए ये वाला वो है, जिम्मेदार है मच्छर। Which of the following is not essential for the success of work education? वर्क एजुकेशन के लिए लेबर की डिग्निटी, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए आप, कोऑपरेशन की फीलिंग आप में होनी चाहिए, ईगो सेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए जी, ईगो सेंट्रिक नहीं होना है। या आप सोचो ना, ईगो सेंट्रिक तो वैसे भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जाके कम हो जाता है। Which of the following state is where the part of personality has been borrowed from our parents or from those who took their place and from parental or authoritarian figure in our daily lives? सो वो वाला पार्ट जो पर्सनालिटी का हमारे पेरेंट्स से या हमारे गार्जियन से आ रहा है, वो पेरेंट ईगो स्टेट रहेगा जी। ओके, द सब्जेक्ट लाइक अर्थमेटिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स शुड बी टॉट थ्रू कारपेंट्री,
मैसनरी, देन आपका ये कल्टीवेशन, प्रिंटिंग, अदर प्रोडक्टिव वर्क। आपको नहीं लग रहा आप क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हो कि चीजें आप सिखा रहे हो बट क्राफ्ट बेस्ड है सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएगा जी, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखो ये रहा बर्न बर्न बर्न, एरिक बर्न, इन्होंने, इनका एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है जिसमें ये 3 कोर ईगो स्टेट्स की बात करते हैं, पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट। ओके, देन ये ट्रांजैक्शंस की भी बात करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये अलग से की कॉन्सेप्ट्स की भी बात करते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट वर्ड कहीं दिखे वो भी आप इन्हीं से रिलेट कीजिएगा। ओके, सो ये हैं 3 चीजें, पेरेंट, अडल्ट, और ये अडल्ट में रैशनल ऑब्जेक्टिव पार्ट दिखेगा पर्सनालिटी का, देन पेरेंट में आपको जो है इंटरनलाइज्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर्स वो दिखेंगे पर्टिकुलरली हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो आते हैं, और चाइल्ड जो है वो इमोशंस, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, ये वर्ड से जब रिलेट करती है चीज तो वो चाइल्ड ईगो स्टेट में जाएगा। ओके, 3 मेन ट्रांजैक्शन भी इन्होंने बताए हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें अडल्ट अडल्ट या पेरेंट चाइल्ड या चाइल्ड पेरेंट जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अलाइनमेंट में स्मूथली हो रहे हैं, ठीक है। देन क्रॉस्ड में क्या रहेगा कि वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं चीजों में, ठीक है। अल्टीरियर में क्या रहेगा, एक ओवर्ट सोशल लेवल और कोवर्ट साइकोलॉजिकल लेवल, एक हिडन एजेंडा कर दिखता हुआ आपको नजर आएगा। सो ये ट्रांजैक्शंस हैं 3, आपको बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये किसने दिए हैं, तो ये एरिक बर्न ने दिए हैं जी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। Which of the following is not a stage in learning process of work education? So follow up with the plan, set the goals, activate the plan, plan the activities. तो goal set करो, activity plan करो, plan को ही activate करो, ये रहेगा, बट follow up नहीं होता है इसके अंदर कोई common stage। ओके, गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लान करना एक्टिविटी को, उसको एक्टिवेट करना या इंप्लीमेंट करना प्लान को, और फिर इवेल्युएट करना। ओके, प्लान के ऊपर फॉलो अप नहीं है। Erickson claims that the adolescent may feel uncomfortable about their body for a while until they can adapt and grow into the changes. Success in this stage will lead to the virtue of. तो एरिक्सन के भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये थियरी अच्छे से पता होनी चाहिए। एरिक्सन की स्टेजेस, 8 की 8 स्टेजेस, उन 8 स्टेजेस से रिलेटेड वर्च्यू भी आपको याद होने चाहिए, और उन 8 स्टेजेस की एज कौन सी एज ब्रैकेट में आती है वो भी याद हो। ओके, सो ये जो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग वाली जो स्टेज है एडोलेसेंट वाली, ये फिडेलिटी वर्च्यू रहेगा इसका। ओके, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, हाथ मिला के तो बढ़ जाएगी, प्रिवेंट कैसे होगी, हाइजीन मेंटेन रखो, ये हो सकता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सन नहीं, जब कम्युनिकेबल डिजीज है तो आप क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं जाओगे, आप उसके फूड को टच नहीं करोगे। ओके, सो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके हम कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनसे बच सकते हैं। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज डन बाय, सो कौन करता है सुपरविजन और मॉनिटरिंग, देखो क्लियरली नहीं मेंशन है कि किसकी बात हो रही है, बट स्कूल की बात हो रही है, हमें दिख रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, कमेटी मेंबर्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो सुपरवाइज करेगी सारी चीजों को। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन मैं थियरी में तो करवाऊंगी, अभी आप बताना कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है। तो उसमें ये मुझे बस इतना बता दो कि कितने प्रतिशत जो हैं वो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, hunchback कैप्सिस is associated with which of the following postural deformities? इस तरीके का एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत उससे, और उसके लिए बहुत डीपर लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना इनपुट आउटपुट रेशियो वैसे भी लो जाएगा। ओके, सो हंचबैक जो है वो आपका राउंडेड अपर बैक, इससे रिलेटेड है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी से। ओके, ये है जी आपका क्या था ये अपना एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन से रिलेटेड। तो ये 8 स्टेजेस हैं, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, ये देखो आपका एडोलेसेंस में फिडेलिटी। ओके, सो ये चीजें आपको पता हो, विल, होप, पर्पस, कॉम्पिटेंस, लव, केयर, विजडम, तो ये वर्च्यू आपको पता होनी चाहिए, और ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पता हो, और आपको ये एज ग्रुप भी याद हो। ओके, कभी भी पूछा जा सकता है। Which of the following is not a relevant area for selecting activities for work education? So not a relevant area, ठीक है, आप वर्क एजुकेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज करवाना चाह रहे हो, सो कौन सा एक रेलेवेंट एरिया नहीं है। आप रेजिडेंस घर पे करवा सकते हो कोई चीजें, देन आप जो है न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में करवा सकते हो, हेल्थ साइंस के एरिया में करवा सकते हो, बट एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में ही एक अलग फील्ड हो गया, ठीक है, ये कोई रेलेवेंट एरिया नहीं है जब आप एक्टिविटी की बात करते हो। ओके,
देन है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW, कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया था? सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इंट्रोड्यूस किया था जी। ओके 2000 में तो कोई आई भी नहीं थी, अगर ये 2020 भी होता तो भी अभी अभी के लिए ये सी आंसर रहेगा। Which of the following is not a principle of school management committee? School management committee में accountability है, community principle of community, collective leadership, deductive thinking का नहीं है जी, ये teaching के aspect में चला गया ये principle। Which of the following is a non-communicable? So देखो measles, खसरा, chicken pox, TB ये सारी चीजें फैल सकती हैं, ये communicable disease में आएंगी। कैंसर communicable disease नहीं है। ओके साइकोसेक्सुअल थियरी इज गिवन बाय वाइगोट्स्की, सिगमंड फ्रॉइड, पियाजे या एरिक्सन। तो साइकोसेक्सुअल की बात हो रही है, सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 98th question, at the early stages of life, if the infant is not given the consistency of care by a primary giver, तो क्या आ जाएगा? तो देखो अगर उसको प्राइमरी केयर गिवर से आपको कंसिस्टेंस केयर मिल रही है, अच्छी खासी देखभाल आपकी हो रही है, तो ट्रस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज उस कॉन्फ्लिक्ट में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके तो ये रहा जी, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, ये मैंने अभी अभी आपको ऊपर भी बताया था। Which of the following is a non-bacterial disease? निमोनिया, सिफिलिस, टीबी या फिर आपका इन्फ्लुएंजा? तो आंसर इन्फ्लुएंजा रहेगा, ये वायरल डिजीज है। ओके न्यूमोनिया ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से, देन सिफिलिस आपका ये पैलिडम से, और टीबी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। सो ये आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है पूछ लें अगली बार। ओके Last question for today's class. According to Erickson's theory, the child inhibits skills such as putting on clothes, playing with toys. At this stage, which psychosocial crisis does a child goes through? तो बच्चा स्किल दिखा रहा है, अपने कपड़े खुद पहन रहा है, खेल रहा है टॉयज से, ये स्टेज कौन से क्राइसिस की बात कर रही है? तो ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट से ऊपर उठ चुका है, ये ऑटोनॉमी और शेम की है कि अगर वो काम करने में सक्सेसफुल हुआ तो ऑटोनॉमी की स्टेज आ जाएगी, अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो शेम वाली स्टेज भी आ सकती है। ओके सो ये हो गए जी आपके 100 क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। आपको पेपर का लेवल देख के ये भी समझ आना चाहिए कि आपकी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो जो फैक्चुअल चीजें हैं वो फिक्स्ड होनी चाहिए, वो आपको आनी ही चाहिए। ओके तो वो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, जो बेसिक्स हैं। तो जो भी मैं 10-12 क्लासेस लूंगी वो फॉर श्योर आपने देखनी है और दिमाग में बिठा लेनी है, उनको रिवाइज करना है। Okay, this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and we will do it. हम complete करेंगे, ठीक है? Most probably 5 फरवरी तक हम अपना सारा सिलेबस और सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching. Take care. Be consistent in your efforts and all the best for your preparation.